जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से चैंपियन स्क्वायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी चल रही हैं कि प्रीलिम्स 2026 जैसे ही दस्तक देगा और जैसे ही वो एग्जाम का दिन हमारे सामने आएगा और वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा, तो हमारी व्यवस्थाएं ये कहती हैं कि करंट अफेयर्स का प्रश्न हमारी जेब में होना चाहिए। और उसी चीज को संभव करने के लिए हम लोग कर रहे हैं पिछले एक साल के पूरे करंट अफेयर्स का बाल की खाल अलग अलग करना। और उसका तरीका है 1000 एमसीक्यूज को डिटेल में पढ़ना, ना कि केवल बस रेलगाड़ी की तरह, वंदे भारत की तरह रफ्तार पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाना, बल्कि हर क्वेश्चन का प्रॉपर विश्लेषण, प्रॉपर उसका एनालिसिस करना। और उसी सफर में आज हमारा लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो ये कहती हैं कि प्रत्येक लेक्चर में हम लोग करते हैं कितने प्रश्न? प्रत्येक लेक्चर में हम लोग करते हैं दोस्तों 50 प्रश्न। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी 50 प्रश्न किए, दूसरे लेक्चर में भी हम लोगों ने 50 प्रश्न किए, तीसरे लेक्चर में भी 50 प्रश्न किए और चौथे लेक्चर में भी 50 प्रश्न किए। यानी कि अभी तक हम 1 to 200 जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब आज चूंकि 5वें नंबर का लेक्चर है, तो आज हमको करने हैं 201 से 250 प्रश्नों का सफर। और पहले भी हमने आपको बताया है कि ये जो 1000 एमसीक्यूज, ये जो 1000 प्रश्न आपके लिए बनाए जा रहे हैं, जब इनको प्रश्नों को हम बनाने बैठते हैं, इनकी डिजाइनिंग करने हम बैठते हैं, तो हमने आपको स्पष्ट बताया है कि हमने 5000 संभव क्वेश्चंस में से जो बेस्ट आयोग के पैटर्न के अनुसार 1000 क्वेश्चंस को जो है छांटा है और निरंतर हम उसको बनाते चले जा रहे हैं। और जैसे ही 20 लेक्चर की सीरीज ये एंड होगी, तो आपके पास 1000 एमसीक्यूज की पीडीएफ आपकी जेब में होगी और आप सिंपल उसको 4 से 5 बार रिवाइज कर लेना और अपना प्रीलिम्स का एग्जाम देके आ जाना। एमपी करंट अफेयर के लिए आपको पता है हमने अपनी संदेश मैगजीन की सीरीज को पूरा कर रखा है, तो वहां से हमारी एमपी करंट अफेयर की व्यवस्था हो जाती है और यहां से हम लोग कर लेते हैं अपनी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की पूरी व्यवस्था। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चलें। जो आज का पहला प्रश्न है, क्या कहता है? ये वर्ष यहां पर दे रखे हैं और इस क्वेश्चन को तो देखते ही इस पे स्टार लगाने की इच्छा होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है, उनके द्वारा एक यहां पर वर्ष बताया गया है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर। यानी कि जो महिलाएं किसानी का कार्य करती हैं, जो महिलाएं फार्मिंग का कार्य करती हैं, उनके लिए एक ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक वर्ष को जो है घोषित किया जा रहा है यूएन की जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा। तो ये वर्ष जो है, ये कौन से वर्ष को घोषित किया जा रहा है? 2024, 25, 26 और 27। 24 का विकल्प तो अधिकतर स्टूडेंट्स कट ही कर देंगे। 2027 चूंकि दूर दिखाई दे रहा है तो उसको भी कट कर देंगे। यहां पर 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, 25 और 26। अगर हम अपनी ट्रिक के अनुसार भी चलें तो ना सबसे छोटा ना सबसे बड़ा, बड़े से छोटा, और आने वाला साल ही 2026 है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं भविष्य के साथ जाएं और वही जो है दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। 2026 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2026 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर डिक्लेयर किया है। बहुत ही प्यारा प्रश्न दोस्तों ये था। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न था। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी तगड़ा प्रश्न है। यहां पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है ILO। ILO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो ILO का एक कन्वेंशन है C192, उसमें 2025 में
इनमें से किस चीज को अपनाया गया है? मतलब सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, श्रमिकों के अधिकारों के लिए, लेबर राइट्स के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पर आईएलओ नाम का संगठन बना रखा है। तो उनका एक कागज समझ लीजिए, उनका एक कागज है जिसका नाम है C192, जिसे 2025 में उतारा गया है। ठीक है, अब इस कागज में किस चीज की बात लिखी हुई है? अब सीधी सी बात है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, श्रमिक संगठन है, तो श्रमिकों के कुछ ना कुछ अधिकारों की बात होगी। तो क्या लिखा है 2025 के इस नए कागज के अंदर? क्या ये मातृत्व संरक्षण, मैटरनिटी प्रोटेक्शन महिलाओं के लिए, उसकी बात हो रही है? बाल श्रम उन्मूलन यानी कि चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन, क्या इसकी बात हो रही है? बायोलॉजिकल हजार्ड इन द वर्किंग एनवायरनमेंट यानी कि कार्यस्थल में जैविक खतरों से संबंधित इन चीजों को हटाने की बात हो रही है? या फिर जो बलात् श्रम होता है, जबरन जो मजदूरी करवाई जाती है, फोर्स लेबर, क्या उसको हटाने की बात हो रही है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको बताना है कि आईएलओ के 2025 के इस नए कागज में, जिसका नाम C192 है, उसमें इनमें से क्या चीज को हटाने की बात कही गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्यस्थल में जितने भी जैविक खतरे होते हैं, कार्यस्थल में जितने भी जैविक खतरे होते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड, उनको हटाने की बात करी है ये। अब सर कार्यस्थल पे जैविक खतरे क्या होते हैं? दोस्तों आप हो सकता है जहां पर आप नौकरी करने जाते हैं, जहां पर आप काम करने जाते हैं, तो वहां पर हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के वायरस मौजूद हों, साफ सफाई बेहतर नहीं है, हो सकता है वहां पर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद हों, है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर कोई लेबर कहीं काम करती है तो क्या ये उसका अधिकार नहीं है कि वहां पर उसको स्वच्छ वातावरण मिले जहां से बीमारियां ना हो? एक तो लेबर आपका काम कर रही है, ऊपर से बीमारियों में जो है वो जूझ रही है, तो वो चीज सही नहीं है। तो कार्यस्थल पर हर प्रकार के जैविक खतरों को हटाना है ताकि जो वहां पर श्रमिक काम कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों यहां पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पता है एक्सप्लेनेशन वहां नहीं पढ़ाता हूं जहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, इन सब चीजों के खतरों को हटाना, है ना। तो अगले प्रश्न पे देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत प्यारा मैंने डिजाइन किया है और आपको पूरी तरीके से कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है। क्या है? पीएम वाणी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीएम वाणी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पीएम वाणी, अब सुन के ऐसा लग रहा है पीएम की वाणी, पीएम कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। ग्रामीण बाल कल्याण योजनाएं, रूरल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, यानी कि गांव देहात इलाकों में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, क्या इसका मतलब है ये मतलब है पीएम वाणी का? या फिर हमको सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क को बढ़ाना है, यानी कि फ्री वाईफाई नेटवर्क को हमको बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट मिल सके, क्या ये उद्देश्य है पीएम वाणी का? या फिर हमको ग्रामीण इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको हमको सुधारना है, क्या यह मकसद है पीएम वाणी का? या फिर हमको ग्रामीण इलाकों के लिए एक स्पेशल एफएम चैनल शुरू करना है, क्या यह मतलब है पीएम वाणी का? अब ये जो डी नंबर का ऑप्शन है ना, ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है कि पीएम वाणी, जैसे कि पीएम कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब ग्रामीण इलाकों के लिए एक स्पेशल एफएम रेडियो चैनल शुरू किया जाने वाला है। ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है ताकि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ना पीएम वाणी का, वो क्या है? पब्लिक एरिया में वाईफाई नेटवर्क को बढ़ावा देना, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों के लिए। ठीक है ना, खास तौर पे किसके लिए? ग्रामीण इलाकों के लिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के लिए हमको वाईफाई नेटवर्क की सुविधाओं को बेहतर करना है, फ्री करना है, ताकि हर व्यक्ति जो है इंटरनेट के माध्यम से आज की इस दुनिया में जुड़ पाए। यह मकसद था दोस्तों किसका? पीएम वाणी का। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने के लिए काफी था। आपसे एग्जाम में पीएम वाणी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। पीएम वाणी का फुल फॉर्म क्या है? पीएम का मतलब तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, डब्ल्यू का मतलब है वाईफाई, ए का मतलब है एक्सेस,
एन का मतलब है नेटवर्क और आई का मतलब है इंटरफेस। यानी कि अगर किसी को पीएम वाणी का फुल फॉर्म पता है तो वो आराम से उस प्रश्न को सॉल्व कर सकता था। प्राइम मिनिस्टर, वाईफाई, एक्सेस, नेटवर्क, इंटरफेस, ये प्रश्न आपसे चिपक कर आ सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। ये काफी शानदार प्रश्न था। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। जी हां दोस्तों, ये भी एक अच्छा प्रश्न है इकोनॉमी के नजरिए से, है ना। ये इकोनॉमी के नजरिए से बहुत अच्छा प्रश्न है। ये लाल कलर में जो आपको दिख रहा है, क्या नाम है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट। हिंदी में क्या कहते हैं? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। आपको रिपोर्ट का नाम समझ में आ गया। आपसे यह पूछ रहा है कि कोई भी देश ऊर्जा के संबंध में, एनर्जी के संबंध में जो भी प्रगति करता है, जो भी प्रोग्रेस करता है, तो उसके हिसाब से उस देश को रैंकिंग दी जाती है। भारत देश ने अगर ऊर्जा क्षेत्र में, एनर्जी सेक्टर में कोई प्रगति करी, कोई प्रोग्रेस किया, तो उसके हिसाब से इंडिया को रैंकिंग दी जाती है। और यह रैंकिंग कौन सी रिपोर्ट में दी जाती है? तो यह रैंकिंग जो है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में दी जाती है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि ये रिपोर्ट क्या करती है? रैंकिंग देती है देशों को कि कौन सा देश ऊर्जा क्षेत्र में कितनी प्रगति, कितना प्रोग्रेस जो है वो कर रहा है। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछता। प्रश्न आपसे ये पूछता है कि इस रिपोर्ट को तैयार किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, इस रिपोर्ट को तैयार किसके द्वारा किया जाता है। अब अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो एनर्जी शब्द को देखकर, ऊर्जा शब्द को देखकर इस पे आएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर। तो ये जानबूझकर आपके लिए डिजाइन किया गया है, परंतु यहां पर ये गलत है। ठीक है, इस रिपोर्ट को दोस्तों तैयार किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। लेकिन विश्व आर्थिक मंच अकेले इस रिपोर्ट को तैयार नहीं करता। विश्व आर्थिक मंच जो है एक कंपनी के साथ मिलकर, एसेंचर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ी कंपनी है, उसके साथ मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और एसेंचर के द्वारा मिलकर यह ऊर्जा संबंधित जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न भी बड़ा प्यारा है, क्योंकि देखिए इंडिया में हाल ही में सबसे पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का आयोजन किया गया। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। 2025 में भारत के अंदर हॉकी से संबंधित एक टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। पहला है ये, और जो चीज पहली होती है वो बड़ी जरूरी होती है। इसलिए दोस्तों पहली चीज तो जरूरी है, समझ गए। इनॉग्रल एडिशन का मतलब क्या है? इनॉग्रल एडिशन का मतलब होता है पहला संस्करण। यानी कि ये जो आप नाम देख रहे हो ना, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप, ये 2025 में पहली बार आयोजित किया गया है भारत के अंदर। तो आपसे सिंपल ये पूछता है कि इनमें से कौन से स्टेट ने इसकी मेजबानी करी है। यानी कि इनमें से कौन से स्टेट ने हॉकी इंडिया मास्टर्स कप को जो है, इसका जो इनॉग्रल सेशन था, इसका जो पहला संस्करण था, उसको मेजबानी उसकी जो है करी है। तो यहां पर स्टेट्स के नाम हैं केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब। यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है, हॉकी को लेकर लोग पंजाब की तरफ भी जा सकते हैं, परंतु यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य ने मेजबानी करी किस चीज की? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, जो कि पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। अब इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैंने बहुत खूबसूरती से आपके लिए प्रेजेंट कर दिया है, ताकि आपको टेंशन नहीं लेना। अब ये जो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप हुआ है, अब इसमें महिलाएं का भी हुआ होगा और पुरुषों का भी हुआ होगा। तो अगर मैं पुरुष वाली कैटेगरी में देखूं, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप की जो पुरुष वाली कैटेगरी है, उसमें कौन सा स्टेट जीता है? उसमें तमिलनाडु जीता है। यानी कि तमिलनाडु ने ही मेजबानी करी है और तमिलनाडु की ही पुरुष टीम जीती है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और तमिलनाडु ने दोस्तों किसको हराया था? तमिलनाडु ने हराया था फाइनल में महाराष्ट्र को। यह बात समझ में आ गई। विमेन कैटेगरी में, महिला कैटेगरी में कौन सी राज्य की टीम जीती है? तो महिला कैटेगरी में उड़ीसा की टीम जीती है। और उड़ीसा की टीम ने कौन सी टीम को फाइनल में हराया? तो उड़ीसा की टीम ने जो है पंजाब टीम को फाइनल में हराया।
तो पुरुष कैटेगरी में तमिलनाडु की टीम जीती महाराष्ट्र की टीम को हरा के, और विमेन कैटेगरी में उड़ीसा की टीम जीतती है पंजाब की टीम को हरा के। ये थी कहानी हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, जो कि पहली बार भारत में आयोजित किया गया और इसकी मेजबानी करी थी तमिलनाडु स्टेट ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी बहुत शानदार प्रश्न है, यूनिट नंबर 7 को टारगेट करता हुआ प्रश्न है। दोस्तों पहली बार इंडिया में, आपको पता होगा कुछ लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो काफी रेयर होता है, जो सरलता से नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं रेयर ब्लड डोनर्स। यानी कि जो ब्लड ग्रुप काफी रेयर होता है, काफी दुर्लभ होता है, तो ऐसे लोग अगर इस ब्लड को डोनेट करते हैं तो काफी अच्छी बात होती है। तो रेयर ब्लड डोनर्स। अब जब भी कभी हमें ब्लड की जरूरत पड़ी और जिस व्यक्ति को हमको ब्लड देना है उसका ब्लड ग्रुप काफी रेयर है, काफी दुर्लभ है, सरलता से नहीं मिलता और समझ में भी नहीं आता कि किसके पास जाएं उसको मांगने, फिर हम टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह भेजते हैं कि भैया ऐसा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला कोई है क्या। लेकिन क्या हो अगर इंडिया लेवल पर एक रजिस्टर तैयार हो जाए और उस रजिस्टर में उन सभी लोगों का नाम, पता, सब कुछ लिख लिया जाए जिनका भी रेयर ब्लड है, काफी दुर्लभ ब्लड ग्रुप है, ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़ी तो सीधे ऐसे लोगों को कांटेक्ट किया जा सकता है जो अपनी इच्छा से अपना वो रेयर ब्लड डोनेट करना चाहें, अपना वो दुर्लभ जो उनका रक्त है उसको वो डोनेट करना चाहें। तो हमारी समय की जो है काफी बचत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। तो भारत में जितने भी दुर्लभ रक्तदाता हैं, जो भी रेयर ब्लड डोनर्स हैं, जो आसानी से नहीं मिलते हैं जरूरत के टाइम पर, तो उनका नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि जरूरत के समय फटाक से उनसे कांटेक्ट किया जा सके। तो यह रजिस्टर किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? एम्स के द्वारा, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा रक्त विज्ञान संस्थान, या फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, या फिर नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद। क्वेश्चन कंफ्यूज कर देने वाला है, लेकिन ब्लड से संबंधित एक दोस्तों हमको शब्द नजर आ रहा है यहां पर काफी चमकता हुआ। वैसे तो ब्लड शब्द भी काफी लिखा हुआ है, लेकिन हेमेटोलॉजी यानी कि जिसका नाम ही होता है रक्त विज्ञान, तो यही दोस्तों हमारा सही आंसर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा रक्त विज्ञान संस्थान, इनके द्वारा रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। इनके द्वारा एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है जिसमें भारत के जितने भी दुर्लभ रक्तदाता हैं यानी कि रेयर ब्लड डोनर्स हैं, तो कभी भी अगर आवश्यकता पड़ी तो सीधे इनको संपर्क किया जा सकता है। ठीक है। तो और एक बात और याद रखना, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी है ये आईसीएमआर का ही एक हिस्सा है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ही एक हिस्सा है। ये मैंने क्या यहां पर लिखा है? हाँ, आईसीएमआर से संबंधित है, लिंक विद आईसीएमआर, मतलब आईसीएमआर का ही एक हिस्सा है। ठीक है। तो अगर प्रश्न में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हेमेटोलॉजी नहीं आता है तो इसकी जगह आपको जो है दोस्तों आईसीएमआर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो उस परिस्थिति में फिर आप आईसीएमआर भी टिक लगा सकते हैं, तो इस बात को याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि नई दिल्ली में ठीक है, नई दिल्ली में 2025 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का मतलब क्या होता है? पैरा का जैसे पैरा शब्द आता है तो वहां पर जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, है ना, जो विकलांगता जिनको है, उन लोगों के लिए एक चैंपियनशिप करवाई जाती है। तो ये जो चैंपियनशिप कराई गई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप नई दिल्ली के अंदर, तो उसका जो ऑफिशियल मैस्कट, जो उसका आधिकारिक शुभंकर था, वो किसे बनाया गया? वीर, विराज, अजीत या भारत? इसमें जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विराज। ठीक है। याद कैसे रख सकते हैं? याद कैसे रख सकते हैं कि भैया जिसको विकलांगता है या जिसको विकलांगता नहीं है, अगर वो अपनी जिंदगी में मेहनत करता है तो वो हमेशा जो है राज ही करेगा। तो ऐसे हम उसको याद रख सकते हैं, विराज। ठीक है। तो ये शुभंकर था। ये शुभंकर किस चीज का था?
2025 की विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का, ठीक है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में जो है हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न दोस्तों और ज्यादा तगड़ा है, यह भी प्रश्न और ज्यादा तगड़ा है, यूनिट 7 को यह टारगेट करता है और यह क्या कहता है, एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाई गई है। एक हाई परफॉर्मेंस यानी कि उच्च प्रदर्शन संगणना सुविधा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनाई गई है। किसके द्वारा? आईसीएमआर के द्वारा। और आईसीएमआर के द्वारा ये जो फैसिलिटी, ये जो सुविधा केंद्र बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? वायरोलॉजिकल रिसर्च यानी कि विषाणु विज्ञान अनुसंधान, यानी कि वायरस से रिलेटेड बेहतरीन रिसर्च करना। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी का, इस सुविधा का नाम क्या रखा गया है जिसको आईसीएमआर ने बनाया है? तो दोस्तों यहां पर हमारे पास विकल्प है अस्त्र, रक्षक, नक्षत्र या सूर्य। तो दोस्तों यहां पर जो सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा वो है नक्षत्र। ठीक है, क्या है? नक्षत्र। नक्षत्र उस हाई स्पीड कंप्यूटिंग फैसिलिटी का नाम है जिसे आईसीएमआर ने बनाया है ताकि वायरस से संबंधित, विषाणुओं से संबंधित जो है रिसर्च को अंजाम दिया जा सके। ठीक, चलिए नक्षत्र यहां पर हमने देखा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? दोस्तों यूनिट नंबर 1 में आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक होता है, तो वहां पर जो आर्ट एंड कल्चर है वो करंट बेस्ड जो बातें चल रही होती हैं वहां से भी पूछा जा सकता है। तो एक मेला काफी चर्चा में रहा, अंबुबाची मेला। कौन सा? अंबुबाची मेला 2025। तो अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहां किया जाता है? तो यहां पर आपके सामने विकल्प हैं असम, उड़ीसा, यूपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों, कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर असम, कामाख्या देवी मंदिर असम। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने देख लिया गुवाहाटी असम, कामाख्या मंदिर कहां आता है? गुवाहाटी में आता है, असम के अंदर। ठीक है, और जून माह में यानी कि जून के महीने में हर साल प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अंबुबाची मेला याद रखिएगा। एक और बहुत ही शानदार प्रश्न इस साल चर्चा में रहा, प्रतिभा पोर्टल। प्रतिभा पोर्टल नाम इसका रखा गया था कायदे से प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु दोस्तों बनाया गया था यूपीएससी के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना प्री भी क्लियर करते हैं, मेंस भी क्लियर करते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, परंतु उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाता और सारे स्टेजेस को पार करने के बाद भी उनको अंतिम सिलेक्शन नहीं मिल पाता। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को प्राइवेट सेक्टर में जॉब दी जा सके, क्योंकि ये लोग पढ़ के बहुत होशियार हो जाते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज चाहती हैं कि ऐसे एक्सपीरियंस्ड और होशियार लोग उनके लिए काम करें। तो एक जो है प्रतिभा सेतु नाम की एक पोर्टल, एक वेबसाइट तैयार की गई जहां पर उन सभी एस्पिरेंट्स के नाम को डाला जाएगा जो एस्पिरेंट्स फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाए, और फिर वहां से कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसको जरूरत है एम्प्लॉइज की वो उनको सीधे हायर कर सकती है, यानी कि नौकरी के जो चांसेस हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे। तो प्रतिभा सेतु में जो प्रतिभा शब्द है उसका फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बहुत प्यारा प्रश्न है, प्रतिभा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। पहली चीज तो यह देख लें कि 3 विकल्प ऐसे हैं, अंग्रेजी में ही इसका फुल फॉर्म है, तो आपको अंग्रेजी में ही विकल्प दिख रहे हैं, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। ठीक है, तो एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें पब्लिक लिखा है, तो उस विकल्प को तो पहली फुर्सत में हटा दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि 3 विकल्प दे रखे हैं, उन 3 में से एक होगा। प्रोफेशनल रिसोर्स, प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट, प्रोफेशनल रेडीनेस। रेडीनेस तो ज्यादा समझ में नहीं आता, इसको हटा देते हैं। अधिकतर विद्यार्थी ये रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती, तो यहां पर वो फंस सकते हैं कि बोले यूपीएससी एस्पिरेंट्स की भर्ती के लिए ही तो था ये, तो वो यहां पर फंस सकते हैं। लेकिन जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज। ये शब्द दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिज यानी कि बीच में एक पुल का काम करेगा, एक पुल का काम करेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए
और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके बीच में एक पुल का काम करेगा प्रतिभा सेतु, और उन दोनों को आपस में जोड़ेगा ताकि प्राइवेट कंपनी ऐसे एस्पिरेंट्स की हायरिंग कर सकें। ठीक है, तो प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। तो इसकी जो ट्रिक है वो कहां छिपी हुई है कि यहां पर एक ब्रिज शब्द होना चाहिए, पुल, दो बीच में एक पुल की तरह काम होना चाहिए, और यहां पर शुरुआत होनी चाहिए प्रोफेशनल, क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विस है, और एक शब्द होना चाहिए टैलेंट, क्योंकि टैलेंट के दम पर ही उठाया जा रहा है। तो प्रोफेशनल काम है, टैलेंट होना चाहिए और बीच में एक पुल होना चाहिए, ब्रिज। ठीक है, तो यहां से आप इसको पकड़ लेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे की बात करते हैं। आगे की बात में अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अल्टीमेट प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों। जहां कहीं भी सतत विकास शब्द आ जाता है वो ऑटोमेटिकली एमपीपीएससी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहां पर सतत विकास सुनते ही फैल मत जाना, पहले समझ लो कि वो क्या पूछ रहा है सतत विकास के संदर्भ में। यहां पर दोस्तों 2025 की लेटेस्ट एसडीजी रिपोर्ट आई है। एसडीजी ना बोल के गोल्स शब्द नहीं बोलना है, सतत विकास रिपोर्ट आई है। 2025 की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई है जो बताएगी कि कौन से देश ने कितना प्रगति करी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर, सतत विकास की ओर। तो पूरे विश्व स्तर पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और सिंपल आपसे इंडिया की रैंक पूछी जा रही है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सतत विकास में भारत की रैंक क्या रही 2025 के अंदर। तो यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सही आंसर है वो है 99। इंडिया की रैंक कोई बहुत अच्छी नहीं रही। इंडिया की रैंक कितनी रही, 99 रही इंडिया की रैंक। ये यहां पर सही आंसर है। और काय में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सतत विकास में, और वो भी लेटेस्ट 2025। लेकिन एमपीपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है, वो कैसा प्रश्न पूछ ले। एमपीपीएससी ने मान के चलो रैंक नहीं पूछी, एमपीपीएससी ने पूछ लिया कि इंडिया का स्कोर क्या रहा था। तो इंडिया का स्कोर रहा था दोस्तों 67। ये प्रश्न भी आपसे आ सकता है, इंडिया का स्कोर क्या रहा सतत विकास 2025 रिपोर्ट में 67। और पहली बार इंडिया ने टॉप 100 में एंट्री मारी है, क्योंकि 99 है तो टॉप 100 में आ गया। और ये 99 रैंक दोस्तों कितने देशों में से आई है, 167 देशों में से। मतलब अगर पहले की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो भारत की रैंक में सुधार हुआ है, टॉप 100 में पहली बार इंडिया आया है। ठीक है, और स्कोर कितना रहा, 67 रहा दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न था, अल्टीमेट लेवल। उसके बाद बात करते हैं एक ऑपरेशन जिसका नाम है चक्र 5। अब ये चक्र 5 ऑपरेशन जो कि हाल ही में काफी चर्चाओं में था, तो ये किस प्रकार का अपराध रोकने के लिए है, ये किस प्रकार के अपराध से निपटने के लिए है। तो बोले सर ये कैसा क्वेश्चन, ये हमें नहीं लगता आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं आयोग के पैटर्न के अनुसार लाते हैं। मैं आपको इतनी हिंट देना चाहता हूं कि ये प्रश्न सीधे सीधे यूनिट नंबर 9 से संबंधित है। अब आप खुद ही बता दो इनमें से वो कौन सा टॉपिक है जो यूनिट नंबर 9 में आता है, और खेल हो गया खत्म। यानी कि जो ऑपरेशन चक्र 5 है उसका संबंध दोस्तों किस प्रकार के अपराध से निपटने के लिए है, साइबर अपराध से निपटने के लिए है। अब मुझे बताओ क्या ये यूनिट 9 के संदर्भ में इंपॉर्टेंट नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। इसीलिए लगातार निरंतर रूप से मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मैं ऐसा भी कर सकता था कि एक महा मैराथन बना दूं 1000 एमसीक्यू का, उसमें सड़े गले गिरे भुने हर टाइप के क्वेश्चन डाल दिए जाएं जिनका संबंध आयोग से है नहीं है। बस वो दिखने में लगेगा महा मैराथन, लेकिन क्वालिटी से हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज। तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारा प्रश्न, ऑपरेशन चक्र 5 का संबंध है साइबर अपराध से निपटने के लिए। ठीक है, याद कैसे रखें सर? देखो भैया, ऑनलाइन दुनिया में आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। साइबर का मतलब ही क्या होता है, ऑनलाइन, इंटरनेट। और आपको पता है आजकल जितने भी चक्कर चलते हैं, आजकल जितने भी चक्कर चलते हैं सब कहां चलते हैं, ऑनलाइन। और चक्करों के चक्कर में आप कहीं किसी अपराध का शिकार ना हो जाओ, तो उस चक्कर को खत्म करने के लिए आया है चक्र 5। तो ऑनलाइन चक्करों को बंद करने के लिए कौन आया है, चक्र 5। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको।
बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और आप सुन लीजिए, यहां पर एक चीज और आप सुन लीजिए, ठीक है, कि ये जो चक्र 5 अभियान है, ये किसने शुरू किया है? ये सीबीआई के द्वारा सीधा सीधा शुरू किया गया है। बड़े बड़े जो ऑनलाइन अपराध होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, उनको रोकने के लिए जो है सीबीआई ने इसको तैयार किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो वगैरह दिख रही है आपको? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं इनमें से वो कौन सा जीवाश्म स्थल है, इनमें से वो कौन सा जीवाश्म स्थल है, यानी कि फॉसिल साइट, जिसे 2025 में इंडिया की तरफ से यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में, यानी कि यूनेस्को की जो संभावित सूची होती है विश्व धरोहर स्थलों की, उसमें जोड़ा गया है। एक तो होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, मतलब जो घोषित हो जाते हैं उनके लिए। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में शामिल किया जा सकता है। तो इसीलिए वर्तमान में हम उनको संभावित सूची में, टेंटेटिव लिस्ट में रखते हैं कि भैया संभावना है कि भविष्य में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में चली जाए, लेकिन अभी नहीं है। तो इंडिया की तरफ से इनमें से एक जीवाश्म स्थल, एक फॉसिल साइट ऐसा है जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। यहां पर कंफ्यूज करने के लिए भीमबेटका का नाम दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों भीमबेटका में कोई जीवाश्म स्थल थोड़ी ना है भीमबेटका, ये तो रॉक शेल्टर है, ठीक है ना, शैलाश्रय है ये तो इस ऑप्शन को हटा दीजिए। अब यहां पर हमारे पास 3 विकल्प बचे, फॉसिल फॉसिल फॉसिल, क्योंकि प्रीलिम्स में विद्यार्थी क्या करता है, भावुक हो जाता है, तेजी से पढ़ता है, घबराहट पैदा कर देता है। तो वो हो सकता है कि जीवाश्म पूछ रहा है लेकिन फिर भी भीमबेटका टिक करके आ जाएगा, जबकि साफ दिख रहा है कि 3 विकल्प तो केवल जीवाश्म जीवाश्म और जीवाश्म के ही हैं। तो यहां पर हमको कौन सा लगता है, शिवालिक, जैसलमेर या फिर सालखन जीवाश्म उद्यान? यहां पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सालखन जीवाश्म उद्यान, सालखन फॉसिल पार्क। अब दोस्तों ये सालखन फॉसिल पार्क जो है कहां आता है, मैं आपको बता देता हूं। ये सालखन फॉसिल पार्क दोस्तों आता है उत्तर प्रदेश में। सालखन जीवाश्म उद्यान दोस्तों कहां आता है, ये आता है उत्तर प्रदेश में, और इसे हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची, टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, यह भी बहुत शानदार है। आपने खेलो इंडिया के बारे में सुना होगा, तो खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम, यानी कि जो यूनिवर्सिटी स्तर पे जो खेल आयोजित किए जाते हैं उनका जिक्र यहां पर हो रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि भैया किसने इसका आयोजन किया, तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, पटना, भोपाल, जयपुर और चंडीगढ़। यहां पर दोस्तों जो सही आंसर आता है, ठीक है ना, जैसे ही हम यूनिवर्सिटी गेम्स में खेलने उतरते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जय भवानी जय भवानी, हम जीत के आएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी जीतेगी। तो यूनिवर्सिटी गेम में हम लोग कहते हैं जय भवानी, जीतेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हमको याद रखना है, यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है, जयपुर। जयपुर के द्वारा जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये हमने यहां पर देख लिया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि राजस्थान के टोटल 7 शहरों को चुना गया है। अब आप कहो कि सर टोटल 7 शहरों को चुना गया है, तो आपने यहां पर केवल जयपुर क्यों पढ़ाया? क्योंकि भैया आप विकल्प देखो, यहां पर राजस्थान का केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक है, और राजस्थान के टोटल 7 शहरों को चुना गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन करने के लिए। अब चूंकि राजस्थान का एक ही विकल्प यहां पर था, तो इसीलिए हमने जयपुर सेलेक्ट किया। नहीं तो आपको याद रखना है, यह फैक्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन करने के लिए राजस्थान के 7 शहरों को चुना गया है, जिनमें से एक था यहां पर जयपुर। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर, सारे बड़े बड़े 7 शहर जो है राजस्थान के उठा लिए गए हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, बड़ा ही शानदार अगला प्रश्न है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंपल आपसे पूछता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का दिवस यानी कि एमएसएमई डे कब मनाया जाता है? सीधा सा प्रश्न है। अब देखिए,
सीधी सी बात यह है कि अगर आज के टाइम पे कोई भी उद्योग एमएसएमई कैटेगरी में है और वो भविष्य में एक बड़ा उद्योग बनना चाहता है तो उसको आज के दिन तपना पड़ेगा। जब तक वो तपेगा नहीं तब तक वो बड़ा उद्योग नहीं बन सकता, और तपने के लिए हमको एक गर्म महीने में जाना पड़ेगा और हम दोनों को साथ साथ तपना पड़ेगा। हम दोनों को साथ साथ तपना पड़ेगा। जून के महीने में तपन बहुत ज्यादा रहती है, तो दोनों को साथ साथ तपना पड़ेगा, तब जाके हम भविष्य में एक बड़ा उद्योग बन पाएंगे। तो उस ट्रिक से आप याद रखेंगे, एमएसएमई डे मनाया जाता है 27 जून को। यह हुआ आपका एक और बहुत प्यारा सा प्रश्न तैयार। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सियोम 4 मिशन पढ़ा था, जिसमें हमारे देश के शुभांशु शुक्ला जी भी गए थे। एक्सियोम 4 मिशन हम लोगों ने पढ़ा था। एक्सियोम 4 मिशन हम लोगों ने पढ़ा था, और एक्सियोम 4 मिशन में हम लोगों ने देखा भी था कि एक्सियोम 4 मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि ऊपर स्पेस में जाके जब माइक्रोग्रेविटी हो जाती है, बिल्कुल सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, माइक्रोग्रेविटी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, वहां पर जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो जैव प्रौद्योगिकी है, उसका बर्ताव कैसा रहता है। तो ये पूरी रिसर्च करना उद्देश्य था एक्सियोम 4 मिशन का, ठीक है। और एक्सियोम 4 मिशन में ही शुभांशु शुक्ला ये इंडिया की तरफ से गए थे। किसकी तरफ से गए थे? ये इंडिया की तरफ से गए थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो शुभांशु शुक्ला अपने साथ एक खिलौना समझ लीजिए, सॉफ्ट टॉय होता है ना, हल्का सा सॉफ्ट टॉय, ताकि उससे जैसे ही हमारा अंतरिक्ष यान माइक्रो ग्रेविटी में एंटर करे, यानी कि जहां पर ग्रेविटी बिल्कुल शून्य हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो जब ग्रेविटी कम होती है तो चीजें उड़ने लगती हैं। तो इसलिए हमने एक छोटा सा खिलौना भेजा जो बहुत ही हल्का था, ताकि जैसे ही ग्रेविटी कम हो वो उड़ने लगे और हमको पता चल जाए कि हम माइक्रो ग्रेविटी में एंटर कर चुके हैं। तो उसका आपसे नाम पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या था, है ना, जो हमको बताता है कि हम जीरो ग्रेविटी में आ चुके हैं। उस खिलौने का नाम होप, जॉय, ग्रेस या वीर, क्या नाम था? तो वीर दिया गया है आपको भावुक करने के लिए, ताकि इंडिया से कनेक्ट करके आप भावुक हो जाएं। यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? जॉय, ठीक है। क्या है? जॉय। जैसे ही हम माइक्रो ग्रेविटी में एंटर करते हैं हमारे पेट में गुदगुदी होने लगती है, हमको जॉय, खुशी होने लगती है। तो आप जॉय याद रखिएगा। ये हम कोई मंगल ग्रह को उड़ाने के लिए तो जान ही रहे हैं कि उसको फोड़ने जा रहे हैं, तो हम वीर नाम रखें। तो यहां पर नाम क्या है? जॉय, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे मैं कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, तो आप कमेंट में ऐसे लिखेंगे आंसर। आप कमेंट में कोई भी जवाब लिखते हैं तो पहले आंसर लिखा करिए, फिर डैश लगाया करिए। आपको यह बताना है कि एक्सियोम 4 मिशन में कौन से, ऐसे लिखती हैं, कौन सी 4 अंतरिक्ष एजेंसी शामिल हैं? कौन सी 4 अंतरिक्ष एजेंसी, कौन सी 4 स्पेस एजेंसी शामिल हैं, यह आपको बताना है, ठीक है। अब इन 4 स्पेस एजेंसी में से एक तो प्राइवेट कंपनी है, और 3 स्पेस एजेंसी और है। एक तो इसरो हो गई, एक नासा हो गई, एक यूरोप स्पेस एजेंसी हो गई। चलिए, मैंने आपको आंसर भले बता दिया, लेकिन फिर भी आपको टाइप करना है देखकर, ठीक है। कौन सी 4 स्पेस एजेंसी जो है दोस्तों इसमें शामिल है, आपको बताना है, ठीक है, अच्छे से देखकर बताना है। तो जॉय हमने यहां पर प्रश्न जो है कंप्लीट किया अपना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? यह भी बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों। भारत में पहली बार किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को केवल तितलियों के संरक्षण के लिए, केवल और केवल बटरफ्लाई के लिए डेडिकेट किया गया है। समझिएगा मेरी बात को। इंडिया में पहली बार किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, किसी वन्य जीव अभ्यारण्य को केवल और केवल बटरफ्लाईज के लिए, तितलियों के संरक्षण के लिए डेडिकेट किया गया है। वैसे तो एक बटरफ्लाई पार्क जो इंदौर में अपना राला मंडल सेंचुरी है, वहां पर भी बनाया गया है ना, आपने कभी पढ़ा होगा। खैर, उसकी बात तो नहीं हो रही। हमसे पूछ रहा है कि देश की वो पहली कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए समर्पित किया गया है?
जिसे सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों तितलियों के लिए समर्पित किया गया है। तो इस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? पेरियार, अरालम, साइलेंट वैली या फिर थट्टेकड़। ये सब केरल तमिलनाडु की बात हो रही है। यहां पर जो दोस्तों सही आंसर है वो है अरालम। क्या है? अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है सर? तो ट्रिक ये है कि हम आराम कर रहे थे और तितली हमारे ऊपर आके, हमारी नाक पर आके बैठ गई। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हम क्या कर रहे थे? हम आराम कर रहे थे, हम आराम कर रहे थे, हम आराम कर रहे थे, हम आराम कर रहे थे और तितली आके हमारे नाक पर बैठ गई। तो वहां से हम याद रखेंगे अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंडिया का पहला ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए समर्पित किया गया है? सिर्फ और सिर्फ तितलियों के लिए समर्पित किया गया है। और ये कहां आता है अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य? ये केरल में दोस्तों आता है। कहां आता है ये? केरल में आता है। केरला के अंदर जो है ये आता है। ठीक है, याद रखिएगा, हम आराम कर रहे थे और तितली आके हमारी नाक पे बैठ गई। वहां से अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल की हम लोग बात करेंगे। अब दोस्तों एक ऐसे प्रश्न से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं जो टेढ़ा मेढ़ा ऊट पटांग प्रश्न है और जिसे लगभग कोई भी पढ़ के नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, लेकिन नहीं आते हैं, और अगर ये वाला टपक गया तो अधिकतर बच्चों का गलत हो जाएगा। ठीक है, बोले सर क्या है ये प्रश्न? तो ये प्रश्न हम आपको बता देते हैं क्या है। एक चीज होती है दोस्तों प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं PSL। ठीक है, और हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। यानी कि वे क्षेत्र, ऐसे एरियाज जहां पर किसी बैंक को यह कहा जाता है कि सबसे पहले जब भी तुम लोन बांटो तो सबसे पहले इस क्षेत्र में लोन बांटना। जैसे कि कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है, एक प्रायोरिटी सेक्टर है, जहां पर बैंक्स को कहा जाता है कि भैया जब भी तुम लोन बांटो पहले इस क्षेत्र में बांटो ताकि देश का भला हो सके। ठीक है ना, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है उसके संबंध में कहा जा रहा है। और कौन सी बैंक्स की बात हो रही है? स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस तरह की बैंक की बात हो रही है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है उनकी बात हो रही है। तो अब मैं आपको प्रश्न समझा देता हूं। आरबीआई ने अपने नए निर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने अपने नए गाइडलाइंस के अनुसार स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को कितना % जो लोन है वो प्राथमिक क्षेत्रों को देने के लिए कहा है? वापस सुनिएगा, आरबीआई के नए निर्देशों के अनुसार, एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कितना % लोन देने के लिए कहा है? किसे? प्राथमिक क्षेत्रों को, प्रायोरिटी सेक्टर्स को। ठीक है, तो यह आपसे प्रश्न यहां पर पूछ रहा है। तो कितना % लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक देंगी? कितना % लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक देंगे? मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना आए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? कितना % लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक, कितना % लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक देंगी? किसे देंगी? किसे? प्राथमिक क्षेत्रों को, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को। तो उसका आंसर है दोस्तों 60%। क्या आंसर है? 60% इसका आंसर है। इतनी बात आपको समझ में आई? बोले सर नई गाइडलाइंस आने से पहले कितना था, है ना? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। न्यू गाइडलाइंस आने से पूर्व, न्यू गाइडलाइंस आने से पूर्व यह 75% था। यह 75% था, जिसे कम करके 60% कर दिया गया है। जिसे कम करके 60% कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कितने % से कम किया है ना? कितने % से कम किया है? कितने % से कम किया है? तो आप अगर इस पे नजर डालें
तो पहले था 75%, अब हो गया है 60%। तो कितने प्रतिशत से कम किया है? 15% से। तो बोले सर इसका फायदा क्या होगा? फायदा यह है, पहले किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% अपना जो भी बैंक फायदा कैसे कमाती है? लोन बांट के। तो पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक को 75% लोन केवल प्राथमिक क्षेत्रों को, प्रायोरिटी सेक्टर को बांटना पड़ता था। तो उनके पास केवल 25% लोन बचता था जिसे वो अपने मुनाफे के लिए, अपने सोच समझ से बांट सके। लेकिन अब जो है वो प्राथमिक क्षेत्रों को केवल 60% जो है लोन देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर को केवल 60% लोन देंगे। यानी कि अब 40% जो लोन का पैसा है वो अपने दिमाग से दूसरों को दे सकते हैं और वहां से ज्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, लचीलापन आ गया है ना। तो ये फायदा हो गया यहां पर। चलते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आईयूसीएन की कंजर्वेशन स्टेटस के अनुसार, यानी कि आईयूसीएन के संरक्षण स्थिति के अनुसार, जो ढोले नाम का, ढोले है इसको हिंदी में ढोल कहते हैं, ढोल नाम का एक एशियाटिक वाइल्ड डॉग है, यानी कि एशियाई जंगली कुत्ता। तो इसको आईयूसीएन का कौन सा कंजर्वेशन स्टेटस, कौन सा संरक्षण स्थिति प्रदान की गई है? ढोले नाम का ये जो एक जंगली कुत्ता है जो एशिया में पाया जाता है, इसको कौन सा संरक्षण स्टेटस प्रदान किया गया है? तो ये जो ढोले नाम का जंगली कुत्ता है, ये दोस्तों एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसकी संख्या काफी तेजी से कम हो रही है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, आपको याद भी रह जाएगा। ये आपको लगेगा लोमड़ी जैसा, लेकिन ये एक वाइल्ड डॉग है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग है। और इसे जो है दोस्तों आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, इसको आईयूसीएन की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है रखा गया है कि भैया ये काफी तेजी से कम हो रहे हैं, इनको बचाया जाए। ठीक है, ढोले नाम से भी इनको जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है? यह प्रश्न मुझे लग रहा है कि मैं शायद आपको करवा चुका हूं। दोस्तों भारत में सबसे पहली बार टर्मरिक बोर्ड यानी कि हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, पहली बार भारत में टर्मरिक बोर्ड का गठन किया गया है। तो कहां किया गया है? तो देखो भैया, निजामाबाद में जो निजाम साहब रहते हैं वो बढ़िया बिरयानी खाना पसंद करते हैं जिसमें हल्दी बढ़िया डाली जाती है। तो निजामाबाद के निजाम जो है हल्दी डाल के बढ़िया बिरयानी बना के खाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? निजामाबाद। ठीक है, इसको आपको याद रख पाएंगे। और ये 2025 में ही बनाया गया है पहली बार, इसलिए प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह के नजरिए से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये कायदे से करंट अफेयर्स का प्रश्न तो नहीं है, परंतु ये काफी चर्चाओं में रहा। ठीक है, देश विदेशों में काफी चर्चाओं में रहा, तो ज्योग्राफी के नजरिए से इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, ज्योग्राफी के नजरिए से इसको पूछा जा सकता है ना, ज्योग्राफी के नजरिए से। और वो भी दोस्तों ज्योग्राफी में आपका आपदा प्रबंधन होता है ना एक टॉपिक, उस कैटेगरी में। ज्योग्राफी में आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह आपदा प्रबंधन है, दोनों जगह है ना, दोनों जगह आपका आपदा प्रबंधन का टॉपिक है। तो बहुत सोच विचार के ही दोस्तों किसी प्रश्न को हम लोग इंक्लूड करते हैं, लगातार इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न क्या कहता है कि जब आप एक शब्द बोलते हो क्लाउड बस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बादल फटना। तो जब भी आप क्लाउड बस्ट शब्द कहते हो, जैसे केदारनाथ में भी बादल फटा था, तो बादल का फटना क्लाउड बस्ट, हिमाचल में भी हमने ये भी देखा क्लाउड बस्ट हुआ। तो उसकी वजह से जो है एक तीव्र वर्षा घटना, यानी कि एक बहुत ही इंटेंस बारिश, एक बहुत ही इंटेंस रेनफॉल होती है, जिसमें लगभग कितनी वर्षा होनी चाहिए 1 घंटे के अंदर, तभी आप उसको जो है बादल का फटना यानी कि क्लाउड बस्ट कहोगे। क्योंकि बादल फटता है तो बहुत तीव्रता से वर्षा होती है, तो वो कितनी वर्षा होनी चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर, ताकि आप उसको क्लाउड बस्ट का दर्जा दे सको। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई।
तो एमएम में पूछा जा रहा है कितनी मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर उस इलाके में, ताकि आप उसको क्लाउड बस्ट कहो। तो दोस्तों इसका आंसर है 100। ठीक है, ये हमारी ट्रिक से भी बन सकता था, ना छोटा ना बड़ा, बड़े से एक छोटा। तो ये 100, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाए आपदा प्रबंधन में, क्योंकि बादल फटता है तो भैया आपदा ही है, फिर उसका प्रबंधन करना पड़ता है। 100 mm जो है आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत प्यारा प्रश्न है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, हिंदी में हम इसको कहते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2025। इसमें भारत की रैंक क्या रही? बड़ी सिंपल सी बात है भैया, ज्यादा 1 2 5 मत करो, ज्यादा 1 1 5 मत करो, शांति से जीने दो। ठीक है, ज्यादा 1 2 5, मैंने गलती से बोल दिया था 1 2 5 नहीं, ज्यादा 1 1 5 मत करो, शांति से जीने दो। जो सही आंसर है वो है दोस्तों 115। ये हमारी ट्रिक से भी बन सकता था, ना छोटा ना बड़ा, बड़े से एक छोटा। तो यहां पर 115 जो है रैंक है काय में, वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि ग्लोबल पीस इंडेक्स वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया की रैंक तो 115 थी, टोटल कितने देशों में से? 163 देशों में से। लेकिन नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 पे था दोस्तों आइसलैंड। अब आइसलैंड में कोई वैसे ही नहीं रहता, तो शांति तो वहां पर बनी रहेगी, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है? एक दोस्तों यहां पर जल विद्युत परियोजना है जो कि चर्चा में थी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रैटल जल विद्युत परियोजना, है ना, या रैटल बोला जाए, रातले इसको बोला जाए, जैसा भी आप बोलना चाहें। तो रातले या रैटल जल विद्युत परियोजना ये कौन सी नदी पर बनी है? तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, चिनाब। ठीक है, क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा रैटल करती है, रैटल मतलब आवाज करती है, तो वो चैन से जीने नहीं देती हमको, तो उसका हम याद रखेंगे चेनाब नदी। ये चर्चा में था, इसलिए इसको भी पढ़ लेना, हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, ये परियोजना जम्मू कश्मीर में आती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों, जो हमारे देश की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, तो इसके नए सचिव कौन बने हैं, है ना, इसके नए सचिव, न्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं वो हमको बताना है। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है जैन साहब, पराग जैन। ठीक है, पराग जैन रॉ के नए सेक्रेटरी, नए सचिव जो है ये बने हैं, इस बात को हमको ध्यान रखना है। और ये कितनी अवधि के लिए, क्या इनका कार्यकाल रहेगा? तो ये 2 साल की अवधि के लिए, फॉर 2 years ड्यूरेशन के लिए जो है ये बने हैं। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि इन्होंने किसकी जगह ली है, तो वो भी आपको याद रखना है, इन्होंने रवि सिन्हा की जगह ली है। इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने रवि सिन्हा की जगह ली है। और इनका खुद का नाम क्या है? पराग जैन इनका खुद का नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर क्या देखने को मिलता है? पहली बार भारत में एक समर्पित रूप से वंदे भारत एक्सप्रेस मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। यानी कि आप यहां पर देखें, भारत का पहला वंदे भारत ट्रेनों के लिए समर्पित एक्सप्रेस मेंटेनेंस डिपो, जहां पर वंदे भारत ट्रेन का कोई भी मेंटेनेंस होना है तो वो तत्काल प्रभाव से बहुत कम समय में वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस हो सके, उसके लिए जो है एक समर्पित केंद्र बनाया गया, एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया गया है, जो कि कहां बनाया है? जोधपुर, लखनऊ, भोपाल और अहमदाबाद। इसमें ऐसा ऑप्शन आंसर है जो शायद आपने ना सोचा हो, इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर। जोधपुर में वंदे भारत ट्रेनों के बहुत तत्काल प्रभाव से मेंटेनेंस के लिए एक समर्पित, एक डेडिकेटेड डिपो बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है? ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, ये भी अभी बनाई गई है 2025 में। ठीक है ना, ये ऐसे ही उठा के नहीं पूछ लिया। ये ग्रेटर फ्लेमिंगो चिड़िया पक्षी होता है ना, ग्रेटर फ्लेमिंगो, तो ग्रेटर फ्लेमिंगो जो पक्षी होता है उसका अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और राजस्थान, ये आपको बताना है। ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए एक समर्पित अभ्यारण्य, एक सेंचुरी कहां बनाई गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है, कहां पर बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया है। ये आप देखें यहां पर जो सही आंसर है। ठीक है, ये देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु का रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु का रामनाथपुरम जिला
और जो कि कौन सा क्षेत्र आता है, धनुषकोडी क्षेत्र, आपने काफी बार सुना भी होगा, धनुषकोडी क्षेत्र तमिलनाडु का, वहां पर जो है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों जो जो फ्लेमिंगो पक्षी होता है ना, वो तमिलनाडु के इस क्षेत्र में क्या है कि आर्द्र भूमि स्थल है ना, वेटलैंड है, तो वहां पर फ्लेमिंगो पक्षी बहुत आता है, तो इसीलिए वहां पर जो है उसका अभ्यारण्य बना दिया गया है। एक और बहुत शानदार प्रश्न, एक बहुत शानदार प्रश्न, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है ना, इसको हिंदी में मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं और बेहतर ढंग से, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या रही। ठीक है, तो यहां पर क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, तो क्लाइमेट चेंज में जो इंडिया की रैंक रही है वो रही है दोस्तों 10वीं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, तो वहां से हम एक ट्रिक बना सकते हैं अपने लिए कि भैया, हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि भैया अभी गाड़ी बंद कर दो, ट्रैफिक है। बोले अभी गाड़ी क्यों बंद कर दें, 10 मिनट में ट्रैफिक खुल जाएगा, हम गाड़ी निकाल कर चले जाएंगे, गाड़ी को बंद क्यों करें। तो 10 मिनट में ट्रैफिक खुल जाएगा, इसीलिए हम गाड़ी बंद नहीं कर रहे। लेकिन आपकी उस 10 मिनट के चक्कर में प्रदूषण कितना बढ़ जाएगा ये आप नहीं जानते। तो वहां से हमको कनेक्ट करना है 10वीं रैंक। ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ दिमाग में हमको सेटिंग बना के चलनी है, और अगर नहीं सेटिंग बनानी है तो सीधा सीधा याद कर लो, खत्म कहानी। अब एक प्रश्न दोस्तों, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन इतना तेजी से बढ़ने वाला टॉपिक है कि आपसे वो ये पूछ सकता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस रिपोर्ट को कौन तैयार करता है, तो आपको नाम बताना है, जर्मन वॉच नामक संस्थान जो है इसको तैयार करती है। ठीक है, इतनी बात आप याद रख पाएंगे। अच्छा, अब सुनिए, ये जो रैंकिंग तैयार हुई, इस रैंकिंग में जो पहला पायदान था और जो दूसरा पायदान था और जो तीसरा पायदान था, जैसे इंडिया की रैंक तो 10वीं आई है, लेकिन जो पहला, दूसरा और तीसरा पायदान था वो खाली रहा। पहला, दूसरा, तीसरा पायदान दोस्तों जो है क्या रहा, खाली रहा। वो इसीलिए खाली रहा क्योंकि कोई भी देश खुद के, मतलब कोई भी देश अपने तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक नहीं पाया। मतलब जब आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और अपने जो आपके देश में जो प्रदूषण हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह से जो बढ़ने वाला टेम्परेचर है उसको आप 1.5 डिग्री तक रोक देते हैं, तो आपकी रैंक 1 2 3 में आ जाएगी। लेकिन यह काम कोई नहीं कर पाया, इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा पायदान खाली रहा। और इंडिया दोस्तों कौन सी रैंक पर रहा, 10वीं रैंक पर रहा। और यह जो CCPI नाम का सूचकांक है, इसको जर्मन वॉच संस्थान के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, भारत के जो भी राष्ट्रपति होते हैं, उनका कामकाज मेंटेन करने के लिए, उनका प्रशासनिक कामकाज मेंटेन करने के लिए एक पद बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं एडे कैंप। ठीक है, एक पद बनाया जाता है, आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी के साथ रहता है एक इस पद पर जो व्यक्ति होता है। तो एडे कैंप नाम का ये जो पद है, इस पद पर जिनको बिठाया जाता है वो राष्ट्रपति के काम को संभालते हैं। तो पहली बार किसी महिला अधिकारी को, फर्स्ट विमेन ऑफिसर नेवी की तरफ से, है ना, फ्रॉम इंडियन नेवी की तरफ से पहली महिला अधिकारी जिसे एडे कैंप पद पर जो है नियुक्त किया गया, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। यह चित्र हमने यहां पर लगाया है क्योंकि पिछले हमारे लेक्चर में एक जो हमारी एस्पिरेंट है, उन्होंने शायद ऐसा कहा था कि सर जहां कहीं भी अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है तो आप उस व्यक्ति का जब भी जिक्र होता है तो उसकी फोटो लगा दो ताकि दिमाग में इमेज बने। तो ये लीजिए, लगा दिया है ना। हमने तो जो जानवर का जिक्र हो रहा था, ढोले, उसका भी लगा दिया कि ताकि आपको वो भी याद रहे, है ना। तो आप अपने फीडबैक देते रहा करिए, हम और बेहतर चीजों को करेंगे। तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों, इस पद पर जिनको बिठाया गया है, पहली महिला अधिकारी जो कि भारतीय नौसेना से आती हैं, इनका नाम है दोस्तों यशस्वी सोलंकी। क्या नाम है, यशस्वी सोलंकी। और ये इनका हमने चित्र यहां पर लगा दिया है। ठीक है, चलिए आप यहां पर देखें, शॉर्ट में इस पद को क्या कहा जाता है, शॉर्ट में इस पद को एडीसी कहा जाता है, एडे कैंप। और इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये राष्ट्रपति के कोई भी औपचारिक काम होता है, कोई भी प्रशासनिक काम होता है, या मिलिट्री रिलेटेड कोई भी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है, तो उसमें सहायता करने के लिए इस पद पर जो भी व्यक्ति को बिठाया जाता है वो उसका काम बन जाता है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, यहां पर ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस जैसे ही हमने बोला, ई गवर्नेंस जैसे ही हमने बोला तो यूनिट 9 का प्रश्न फंस गया। तो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत किस ग्राम पंचायत को गोल्ड अवार्ड दिया गया है? ठीक है, कौन, ये पूरे इंडिया की बात हो रही है, पूरे भारत में किस ग्राम पंचायत को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों यहां पर जो सही आंसर है वो पहला ही विकल्प है, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। इनको जो है गोल्ड अवार्ड दिया गया है। मैं आपको बाकी के नाम भी दिखाना चाहूंगा, ये देखें यहां पर आप सभी, ये आपको नाम दिखेंगे। जो गोल्ड अवार्ड है वो रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, सिल्वर अवार्ड जो है वो वेस्ट मजलिसपुर, ये त्रिपुरा में आती है ग्राम पंचायत। जूरी अवार्ड जो है यहां पर दो नाम दिखेंगे आपको, ये क्या है, पलसना ग्राम पंचायत गुजरात और सुखाती ग्राम पंचायत उड़ीसा। तो ये चार नाम आप लोग जो है याद रख सकते हैं। वैसे तो गोल्ड वाला ज्यादा कीमती है ना, तो वो आप रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, नाम सरलता से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भैया भारत जैन क्या है? अब भारत जैन वैसे तो एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, हमने यहां पर नाम दे दिया है भारत जैन, जैन एआई फॉर भारत बाई भारत। तो इसका उद्देश्य क्या है भारत जैन का, है ना? लपक के क्वेश्चन बनेगा, लपक के क्वेश्चन बनेगा यूनिट नंबर 9 को टारगेट करता हुआ। तो करंट अफेयर जो है वो कुछ अलग नहीं होता। करंट अफेयर आपकी जो 9 यूनिट्स हैं, करंट अफेयर की यूनिट को हटा दो तो 9 इकाइयां बचेंगी। तो 9 इकाइयों में जो भी टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित ही तो करंट का कुछ क्वेश्चन बनता है ना, तो उसे आप करंट अफेयर कह देते हो। तो बेसिकली करंट अफेयर की कोई अलग यूनिट नहीं है। करंट अफेयर आपकी सारी यूनिट के टॉपिक में से करंट डेटा से करंट अफेयर बन जाता है। यूनिट 9 पे बनेगा भारत जैन क्या है। क्या ये एक सरकारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? क्या फिर ये स्वदेशी रूप से निर्मित एआई पर चलने वाला एलएलएम यानी कि लैंग्वेज मॉडल है, भाषाओं का अनुवाद करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए? या फिर ये एक डिफेंस ग्रेड इंक्रिप्शन टूल यानी कि रक्षा स्तरीय इंक्रिप्शन समझते हो ना, जो मैसेज को इंक्रिप्ट कर देता है ताकि कोई उसको चुरा के पढ़ ना सके, क्या ये वो है? या फिर ये आरबीआई का डिजिटल पेमेंट गेटवे है? सारे विकल्प इतने खतरनाक हैं कि हम कंफ्यूज होना हमारा तय है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? ये स्वदेशी रूप से निर्मित एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब आप कहोगे सर लैंग्वेज ट्रांसलेटर तो गूगल ट्रांसलेट भी होता है। दोस्तों ये बड़ा खास है। ये गूगल ट्रांसलेट तो बहुत रायता फैला के ट्रांसलेशन करता है, इसलिए ज्यादा भरोसा नहीं करना है उस पर। ये जो भारत जैन है ये क्या करेगा? इंडिया की हर लोकल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। सुनकर भी ट्रांसलेट कर सकता है, लिखकर भी ट्रांसलेट कर सकता है, फोटो खींच के भी ट्रांसलेट कर सकता है। बहुत एडवांस लेवल की चीज है ये, है ना, भारत जैन। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, भारत जैन। तो यहां पर स्वदेशी रूप से निर्मित ये एक एआई पे चलने वाला एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, यहां पर देखो लिखा भी हुआ है, इसे भारतीय भाषाओं और भारतीय संदर्भ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इंडियन लैंग्वेजेस को ध्यान में रखकर बनाया है। ठीक है ना, ताकि टेक्स्ट हो, टेक्स्ट या आवाज हो, वॉइस, या फिर कोई भी अन्य डेटा हो, सरकारी सेवाओं से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, शासन से संबंधित, ये सब कुछ जो है आपको कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके दे सकता है। तो बहुत एडवांस मॉडल है दोस्तों, बहुत काम आएगा, सरकार ने इसको बनाया है। एलएलएम याद रखें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, भारत जैन। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और चीज है, भारतीय भाषा अनुभाग, भारतीय भाषा अनुभाग बीबीए, इसका उद्देश्य क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक बार फिर से, भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य क्या है? संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बनाना, यह तो हो नहीं सकता, इसको हटा देते हैं। ट्रांसलेट ग्लोबल कंटेंट इनटू इंडियन लैंग्वेज यानी कि वैश्विक रूप से जो सामग्री उपलब्ध है उसको भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करना, नहीं, ये भी जम नहीं रहा। लेकिन हो सकता है भारतीय भाषा है ये, अरे ये तो बहुत कंफ्यूज करेगा।
कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, कंफ्यूजन वाला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। या फिर इंग्लिश भाषा को सभी सरकारी कामकाज में अनिवार्य बना देना, यह भी कभी नहीं होगा, हटा सकते हैं इसको। या फिर विदेशी भाषाओं पर निर्भरता को कम करना, प्रशासनिक कामकाज करने के लिए जो हम विदेशी भाषाओं पर निर्भर हैं उसको खत्म करना, क्या यह पॉइंट हो सकता है? तो यह लग रहा है और बी वाला भी लग रहा है, लेकिन जो दोस्तों यहां पर सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। बी वाला ज्यादा महसूस होता है, लेकिन जो सही विकल्प है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमने यहां पर देख लिया तो क्या है, विदेशी भाषाओं पे निर्भरता को कम करना, ठीक है ना। चलिए, भारतीय भाषा अनुभाग का उद्देश्य था वो। एक और बहुत प्यारा प्रश्न है इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से एक और बहुत प्यारा प्रश्न, इंडियन इकोनॉमी से एक और बहुत प्यारा प्रश्न हमको यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है सुनिएगा। अभी तक हम लोग सोना रखकर, सोने को गिरवी रखकर लोन लेते थे, ये हम सभी को पता है, ठीक है ना। यहां पर आपका जो भी गोल्ड है ना, जो भी आपका गोल्ड है, जो भी सोना है, उसको हम क्या करते थे? गिरवी रख सकते हैं। और गिरवी रखने के बदले में हम यहां पर दोस्तों क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं ना। क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ? सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब दोस्तों क्या हो गया है, आरबीआई के नए नियम आ गए हैं, और आरबीआई के नए नियम कब से लागू होंगे? 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। तो वो आपसे पूछता है कि आरबीआई के नए नियम जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं, तो इनमें से वो ऐसी क्या चीज है जिसको आप गिरवी रख के लोन नहीं ले पाओगे? प्रश्न समझ में आ गया? इनमें से वो ऐसी क्या चीज है जिसे आप स्वर्ण ऋण यानी कि गोल्ड लोन लेने के लिए गिरवी नहीं रख सकते? अगर आपको गोल्ड देकर लोन लेना है तो इनमें से वो क्या चीज है जिसे आप गिरवी नहीं रख सकते? ये नए नियम आने वाले हैं। तो क्या गिरवी नहीं रख सकते? बैंक के द्वारा जो गोल्ड कॉइन जारी किए, सॉरी हाँ कहां है पहले, हाँ गोल्ड बार और बुलियन, बैंक के द्वारा जारी किए जाने वाले स्वर्ण सिक्के, गोल्ड ज्वेलरी या फिर हॉलमार्क वाले कंगन। तगड़ा प्रश्न है, तगड़ा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत प्यारा प्रश्न है, जिसको पर्याप्त इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। मैं दोस्तों आपको बता दूं, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, इसमें जो सही आंसर है वो है गोल्ड बार एंड बुलियन। ठीक है, आप वो देखते हो, वो सोने के बिस्किट वगैरह देखते हो, सोने के बार भी आते हैं, बिस्किट भी आते हैं, तो उसी को कहते हैं गोल्ड बार एंड बुलियन। बुलियन का मतलब होता है कि सोना, सोना जो होता है, सोने से बना हुआ कुछ ऐसी चीज जिस पर किसी तरीके की साज सज्जा या कोई सजावट नहीं है, मतलब उसका उद्देश्य जो है ज्वेलरी वाला नहीं है, समझ रहे हैं। और ये जो गोल्ड बार और बुलियन होता है, इसको हम गोल्ड बार और बुलियन को ज्वेलरी नहीं मानते, इसको ज्वेलरी नहीं माना जाता, इसको ज्वेलरी नहीं माना जाता। ये इन्वेस्टमेंट के लिए व्यक्ति खरीदता है, इसीलिए खरीदता है ना। सोने का बिस्किट उंगली में पहन के घूमेगा, ये सोने का बिस्किट गले में लटकाए घूमेगा, या सोने का जो वो बार आता है लंबा सा उसको गले में लटकाए घूमेगा, गर्दन तोड़ देगा अपनी? नहीं। तो ये आभूषण नहीं है, ये आभूषण नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है ना। ये इन्वेस्टमेंट के लिए व्यक्ति लेता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, ये इन्वेस्टमेंट के लिए व्यक्ति लेता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए व्यक्ति लेता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब जिस चीज को व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति भविष्य में उस चीज को गिरवी रख के लोन ले ले कि भैया देखो मैंने तो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था ये गोल्ड का बिस्किट, अब मैं इसको गिरवी रख देता हूं, लोन ले लेता हूं, और उस पैसे को मैं इधर उधर कहीं फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होता है कि पूरे मार्केट की इकोनॉमी बहुत बिगड़ती है, क्योंकि कभी भी कोई व्यक्ति सोने का बार या सोने का बिस्किट खरीद लेता है
फिर उसको कभी भी गिरवी रख के पैसा उठा लेता है, फिर उस पैसे को इधर उधर लगाता है, तो उससे इकोनॉमी में काफी अस्थिरता आती है। तो इसीलिए आरबीआई ने कह दिया कि 1 जनवरी 2026 से तुम ये गोल्ड का जो बार और बुलियन होता है, जिसको तुमने निवेश के लिए खरीदा था, जिस पे किसी प्रकार की साज सजावट नहीं होती, जिसका उद्देश्य पूरा निवेश के उद्देश्य से ही होता है, तो आप उसको गिरवी रख के अब गोल्ड लोन नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी इन चीजों को आप गिरवी रख के गोल्ड लोन ले सकते हो, लेकिन इसको गिरवी रख के आप गोल्ड लोन नहीं ले सकते। ठीक है, और वही पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था। आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है? यूएन जनरल असेंबली का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। हमने आज का सबसे पहला प्रश्न क्या देखा था कि यूएन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2026 को। किसके लिए? महिला फार्मर्स के लिए, है ना। जो विमेन फार्मर्स होती हैं, जो महिला किसान होती हैं, उनके लिए 2026 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये वही यूएन की महासभा है जिसकी नई अध्यक्ष, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एनालेना बेयरबाक। ठीक है, यानी कि लेना ना देना ऐसे ही बन गए, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कुछ बता दूं। संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यूएन जनरल असेंबली की स्थापना हुई थी 1945 में। शॉर्ट में कहते हैं यूएनजीए इसको। और इसके अंदर टोटल कितने सदस्य हैं? इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? खिजड़ी पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भी दोस्तों चर्चाओं में था, हिस्ट्री के संदर्भ में पूछा जा सकता है। खिजड़ी पुरातात्विक स्थल, आपको लगेगा कि भैया हिस्ट्री का प्रश्न है, लेकिन वो चर्चाओं में था इसलिए पूछा गया है। तो खिजड़ी पुरातात्विक स्थल इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तमिलनाडु है। आज हमने 2-3 प्रश्न ऐसे देखे जिसका आंसर क्या है दोस्तों? तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में खिजड़ी पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो कि वैगई नदी के पास है। कौन सी नदी के पास? वैगई नदी के पास है। और दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे हमारा जो इतिहास जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है। 2 जगह ऐसी खोज हुई है, गुजरात में भी हुई है। गुजरात में तो सिंधु घाटी सभ्यता के उससे भी 5000 साल पहले जो है हमको अन्य सभ्यताओं के सबूत मिले हैं। तो वो तो बहुत बड़ी दोस्तों खोज है। अभी तक हम सिंधु घाटी सभ्यता को ही पहली सभ्यता मान के चल रहे थे भारत के नजरिए से, लेकिन अब उससे भी 5000 साल पहले हमको एक मिल चुका है सबूत। ठीक है, वो प्रश्न भी आज आएगा। लेकिन जो खिचड़ी है, खिचड़ी तमिलनाडु के जो लोग होते हैं वो दही भी मिला देते हैं, सब्जी भी मिला देते हैं, यही चावल की पूरी खिचड़ी बनाए खाते हैं। तो खिचड़ी हाथ से खाते हैं, हाथ से तमिलनाडु वाले लोग खाते हैं ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक ड्रम ऐप है, ड्रम ऐप। तो ड्रम ऐप का उद्देश्य क्या है? सीधा सीधा वो आपसे पूछता है। तो ड्रम ऐप का उद्देश्य मैं आपको बताता हूं, आपदा में राहत पहुंचाने के लिए, डिजास्टर में रिलीफ पहुंचाने के लिए, या रियल टाइम फाइनेंशियल ट्रेडिंग करने के लिए, वित्तीय ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, या फिर आपको एक सस्टेनेबल एंड पोल्यूशन अवेयर रूट नेविगेशन। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपने गूगल मैप से पूछा कि इस जगह जाने का रास्ता क्या है, तो ये जो ड्रम ऐप है ये आपको बता सकता है कि आप जिस मंजिल पे जाना चाहते हैं उस मंजिल तक जाने का सबसे प्रदूषण मुक्त रास्ता कौन सा है। और यही दोस्तों इसका आंसर है। ठीक है, ड्रम ऐप का उद्देश्य क्या है? आप जिस भी मंजिल पे जा रहे हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रदूषण मुक्त रास्ता बताएगा। अभी तक जो है दोस्तों केवल आपको रास्ता बताया जाता था, लेकिन अब आपको प्रदूषण मुक्त रास्ता बताया जाएगा। अब आपको प्रदूषण मुक्त रास्ता बताया जाएगा। पॉल्यूशन फ्री रूट, पॉल्यूशन फ्री रूट जो है अब आपको बताया जाएगा। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो 2 व्हीलर से या साइकिल से चलते हैं और पूरा प्रदूषण वाला रास्ता वो तय करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो प्रदूषण मुक्त रास्ता। ठीक है, तो अब केवल रास्ता ही नहीं, प्रदूषण मुक्त रास्ता भी आपको बताया जाएगा। कौन से ऐप के माध्यम से? ड्रम ऐप के माध्यम से। और ड्रम का फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक, रास्ता है तो रूट,
ऑप्टिमाइजेशन फॉर अर्बन मोबिलिटी, डायनेमिक रूट ऑप्टिमाइजेशन फॉर अर्बन मोबिलिटी। ठीक है, आपको प्रदूषण मुक्त रास्ता बताएगा ये। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज जिसमें कंटेनर सामान आता है, उसका नाम पहली बात तो आप सुन लो अगर पहले नहीं सुना है, एमएससी इरीना। एमएससी उस कंपनी का नाम है जिसने इसको बनाया है, स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वहीं का ये दोस्तों जहाज है। कंपनी का नाम है एमएससी और आगे जहाज का नाम रख दिया इरीना। कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज है जिसमें कंटेनर आते हैं बहुत सारे। आप इसका साइज देखें, बहुत बड़ा जहाज है दुनिया का ये। तो इसने इंडिया के कौन से पोर्ट पर, कौन से बंदरगाह पर एक ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक डेब्यू किया है। डेब्यू का मतलब क्या होता है, आगमन हुआ था इसका। ये जो बड़ा जहाज है ना, दुनिया का सबसे बड़ा जो जहाज है कंटेनर शिप, इसका भारत के किस बंदरगाह पर, किस पोर्ट पर इसका आगमन हुआ था, वो आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोचीन पोर्ट या फिर विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट। ये केरल वाला है विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट। तो कहां पर इसका जो है ऐतिहासिक डेब्यू हुआ, आगमन हुआ भारत में, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विजिंजम अंतरराष्ट्रीय सी पोर्ट। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जितना बड़ा पानी का जहाज उतना ही ज्यादा गहरे पानी वाला बंदरगाह होना चाहिए। ठीक है, डीप वाटर पोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा जहाज होगा तो वो छिछले पानी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है और उस वजन को टॉलरेट करने के लिए, झेलने के लिए उस बंदरगाह का पानी काफी गहरा होना चाहिए। तो ये एक डीप वाटर पोर्ट है, गहरे पानी वाला बंदरगाह है, विजिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। और कहां पर आता है, केरला में। और ये बहुत ही ऐतिहासिक आगमन हुआ किसका, एमएससी इरीना का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप है। एमएससी कंपनी का नाम है, जो कि कहां की है, स्विट्जरलैंड की। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि ये साक्षरता से संबंधित है ना, लिटरेसी से संबंधित है, साक्षरता से संबंधित जो है प्रश्न है। क्या बोलता है, लद्दाख जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसके पास फुल फंक्शनल लिटरेसी है। फुल फंक्शनल लिटरेसी मतलब पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। अब साहब ये क्या होता है, फंक्शनल लिटरेसी क्या होती है, कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है। अभी तक तो हम केवल लिटरेसी पढ़ते थे, साक्षरता पढ़ते थे, अब ये फंक्शनल साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता क्या आ गई। सुनिएगा, जो व्यक्ति अपने आप सिग्नेचर कर सकता है वो साक्षर है, साक्षरता है, लिटरेसी है, तभी तो अपना सिग्नेचर कर पा रहा है, नहीं तो वो अंगूठा लगाता। लेकिन सिर्फ अपना सिग्नेचर कर लेना ये साक्षरता है, लेकिन सिग्नेचर करने के साथ साथ किसी फॉर्म को, किसी कागज को खुद से समझ के भर लेना, यह फंक्शनल लिटरेसी यानी कि कार्यात्मक साक्षरता है। क्योंकि आपका केवल साक्षर होना, केवल आपका लिटरेट होना काफी नहीं है, क्योंकि जब आप सिर्फ साइन करना जानते हो तो ऐसी साक्षरता का अचार डालें, क्योंकि फॉर्म तो आप खुद भर नहीं पाओगे, तो कार्य तो आपका हो नहीं पाएगा। इसीलिए साक्षरता ऐसी हो जो जिससे कार्य संभव हो सके। समझ रहे हैं, फंक्शनल लिटरेसी, कार्यात्मक साक्षरता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लद्दाख जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गया है, जहां पर 100% फंक्शनल लिटरेसी, 100% कार्यात्मक साक्षरता आ चुकी है। लद्दाख के लोग अपना काम स्वयं कर सकते हैं। और गोवा जो है वो दूसरा राज्य बन गया है जिसके पास 95% से ज्यादा फंक्शनल लिटरेसी आ चुकी है। ठीक है, जो गोवा है वो दूसरा राज्य बन चुका है। पहला कौन सा है बताऊंगा। गोवा दूसरा राज्य बन चुका है जो 95% से ज्यादा फंक्शनल लिटरेसी, कार्यात्मक साक्षरता के आंकड़े को हासिल कर लिया है। ठीक है, और ये जो पूरा हम साक्षरता की बातें पढ़ रहे हैं, ये कौन से अभियान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, उल्लास अभियान के अंतर्गत हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, साक्षरता की बातें। उल्लास का मतलब यहां पर अभी बताऊंगा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उसका पूरा नाम क्या रखा है, उल्लास
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये दोनों कथन दोस्तों बिल्कुल सही हैं। लद्दाख पहली यूनियन टेरिटरी बनी है जिसके पास 100% फंक्शनल लिटरेसी कार्यात्मक साक्षरता है, और गोवा दूसरा राज्य बना है जिसने 95% का आंकड़ा पार कर लिया है। तो दोनों कथन सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। यहां पर हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हुए हमने यहां पर क्या देखा, योजना का पूरा नाम क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे प्रश्न बनेगा दोस्तों वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे प्रश्न बनेगा कि ये जो उल्लास कार्यक्रम है इसकी जो अवधि है वो कब से कब तक है, 2022 से 2027 तक, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, उल्लास का उद्देश्य क्या है, तो कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ाना। अरे यार कभी कभी भूल ही जाते हैं लिखते लिखते। साक्षरता, देखो एक डंडा ही बनाना था लेकिन खोपड़ी घूम गई। कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देना, कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देना, फंक्शनल लिटरेसी को बढ़ावा देना। और खास तौर पे किन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी तक साक्षर नहीं थे, 15+ जिनकी उम्र है, यानी कि 15 साल की आयु से ऊपर वाले जो लोग हैं, बच्चे हैं जो अभी तक साक्षर नहीं थे, अब हमें उनको केवल साक्षर ही नहीं बल्कि फंक्शनल साक्षर यानी कि कार्यात्मक साक्षरता उनको हमको देनी है, ठीक है। अच्छा, अब पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य मिजोरम था। हमने पढ़ा ना गोवा दूसरा राज्य है, गोवा दूसरा राज्य है जिसने 95% साक्षरता का आंकड़ा पूरा किया, लेकिन गोवा से पहले जो फर्स्ट स्टेट था वो कौन सा था, मिजोरम। और फर्स्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी बन गई, लद्दाख बन गई। कार्यक्रम का नाम क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, और उद्देश्य है कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देना, फंक्शनल लिटरेसी को बढ़ावा देना, खासतौर पे किन लोगों के लिए, जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है और वो अभी तक नॉन लिटरेट है, जिनके पास साक्षरता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब की बार हम ना सिर्फ उनको साक्षरता देंगे बल्कि उनको कार्यात्मक साक्षरता देंगे। दोस्तों ये प्रश्न का मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि इनमें से वो कौन सी ऐसी जगह है जहां से हमको हड़प्पा सभ्यता से भी 5000 साल पहले कोई सभ्यता थी उसके सबूत मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी 5000 साल पहले भी एक सभ्यता थी, उसके सबूत हमको मिले हैं। कहां से, तो दोस्तों गुजरात से। यह प्रश्न बड़ा ही कीमती है और इसने भारतीय इतिहास को हिला के रख दिया है, क्योंकि अब प्रश्न उठने लगे हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले 5000 साल पहले एक और सभ्यता का प्रमाण मिला है, वो भी कहां से, गुजरात से, ठीक है। अगर ये और साबित हो गया तो इतिहास बदलने वाला है साहब, एंशिएंट हिस्ट्री बदलने वाली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में देखो, इधर भी एक यानी कि बीच में 3, यानी कि 3 लोगों को समान मानो, है ना, ऐसा कुछ याद कर लो आप कि इधर भी बराबर, बीच में 3। यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, 131 रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की, ठीक है। लैंगिक समानता के अंतर को मापती है ये, कि लैंगिक रूप से जो है जेंडर वाइज कितनी समानता है देश के अंदर, उसको ये उसका मापन होता है इसमें, है ना। 131 रैंक है, मतलब ज्यादा कुछ खास रैंक नहीं आई इंडिया की। उसके बाद एक प्यारा सा प्रश्न बताता हूं मैं आपको। पेसेक्स नाम की एक अभ्यास है, पेसेक्स नाम का एक अभ्यास है जो भारत की नौसेना का ही है ना, हाँ, जो भारत की नौसेना और इनमें से कौन सी नौसेना के बीच में होता है ना। अभ्यास का नाम क्या है, पेसेक्स। पेसेक्स मतलब पैसा, और पैसा किसके पास होगा, पैसा होगा जिसने सबसे ज्यादा पैसा चुराया है ना, सीधी सी बात, यानी कि अंग्रेज, यूके। तो यूके की रॉयल नेवी प्लस भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी। तो पैसा ही पैसा, यहां से पैसा चुराया, इन्होंने पैसा चुराया, तो पैसे की बात हो रही है, तो अभ्यास का नाम भी क्या होगा, पेसेक्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो पैसे से याद रखेंगे ना, पैसे से, पेसेक्स।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमको क्या देखने को मिलता है? अगला प्रश्न कहता है महिलाओं के लिए भारत में पहली बार एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, और ये एक गिग प्लेटफॉर्म है। गिग प्लेटफॉर्म का मतलब गिग इकोनॉमी आप सुनते हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, जहां पर लोग फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। काम करने की इच्छा है करो, नहीं करने की इच्छा है मत करो, वापस ज्वाइन करना है वापस ज्वाइन कर लो। इसको हम लोग गिग इकोनॉमी कहते हैं ना। तो महिलाओं के लिए सबसे पहली बार एक गिग प्लेटफॉर्म बनाया गया, केवल और केवल महिलाओं के लिए। नाम क्या रखा गया इसका? सीथा ऐप, शक्ति पथ, नारी सेतु या महिला गिग। बाप रे, ये तो मार डालेगा ये प्रश्न अगर आ गया। व्यक्ति तुक्का भी लगाएगा तो कहां तक लगाएगा? इसका जो ऑप्शन सही है, या तो व्यक्ति नारी सेतु में जाएगा या महिला गिग में जाएगा, और जो सही आंसर है वो है दोस्तों सीथा ऐप। ठीक है, तगड़ा। ऑप्शंस भी हमने बेहतरीन बनाए हैं कि भैया कंफ्यूज रहे बच्चा। सीथा ऐप, ठीक है, ये भारत का सबसे पहली बार केवल और केवल महिलाओं के लिए गिग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिससे महिलाओं को रोजगार जो है सुनिश्चित होगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? भारत का जो लोकपाल होता है, जो करप्शन भ्रष्टाचार को देखता है, उसका नया मोटो क्या है? नया मोटो, पुराना नहीं, नया मोटो है ना। सत्यमेव जयते, या मां गृधः कस्यस्विद धनम, या फिर ईमानदारी हमारी शक्ति है, या फिर नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार उजागर करें। अब देखो, एक ही पॉइंट ऐसा है जो सीधे सीधे किसका जिक्र कर रहा है? भ्रष्टाचार का। तो व्यक्ति या तो इसको टिक लगा सकता है, या फिर व्यक्ति को लगेगा कि ये मुझे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ये पुराना मोटो होगा, नया मोटो कुछ और हो सकता है ना। तो वो डिफिकल्ट वाले के साथ चला जाएगा, कुछ ये डिफरेंट लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, इसी को होगा। दोस्तों जिसमें करप्शन लिखा है ना वही इसका आंसर है, ठीक है। जिसमें करप्शन लिखा है वही इसका आंसर है। नागरिकों को सशक्त बनाएं, नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार उजागर करें। एम्पावर सिटीजंस, एक्सपोज करप्शन, यही लोकपाल का नया मोटो है, ठीक है। चलिए, आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर लोकपाल का जो पुराना मोटो है वो बता सकते हैं, ठीक। चलो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें, भारत का सबसे पहला अंडर वाटर म्यूजियम, पानी के नीचे म्यूजियम, ये पानी के ऊपर तो म्यूजियम होते हैं, पानी के नीचे म्यूजियम बनाया जाएगा। और इस पानी के नीचे जो म्यूजियम बनाया जाएगा, ये एक भारतीय नौसेना का जहाज है जो अभी सेवा मुक्त हो चुका है, डीकमीशन हो चुका है। तो उसके अंदर जो है भारत का सबसे पहला अंडर वाटर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनाया जाएगा। तो ये कौन से जहाज के भीतर बनाया जाएगा? इसका नाम है दोस्तों आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार, जो कि अब सेवा मुक्त हो चुका है, डीकमीशन हो चुका है, और इसी के अंदर म्यूजियम बनाएंगे, वो भी अंडर वाटर, ठीक है। बहुत ही प्यारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। किस राज्य में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर? महाराष्ट्र के अंदर इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, एमएस धोनी जिनको हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो एमएस धोनी कौन से नंबर के भारतीय क्रिकेटर बने हैं? ठीक है, अब ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले जो बने थे वो थे सुनील गावस्कर, और सुनील गावस्कर बने थे 2009 में, है ना। उन्हीं के साथ कपिल देव को भी शामिल किया गया। ये जो हॉल ऑफ फेम होता है ना, हॉल ऑफ फेम एक ऐसी दीवार है, एक ऐसी लिस्ट है जिसमें केवल बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल व्यक्ति को ही शामिल किया जाता है। फुटबॉल में फुटबॉल का हॉल ऑफ फेम होता है, क्रिकेट में क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम होता है। तो एमएस धोनी को हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये कौन से नंबर के भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो दोस्तों हमारी ट्रिक के माध्यम से ना छोटा ना बड़ा, बड़े से एक छोटा, यहां पर जो सही आंसर है वो भी 11वां है, ठीक है। 11वें नंबर के, एमएस धोनी के बाद अभी किसी को शामिल नहीं किया गया। एमएस धोनी बने हैं, है ना, 11वें भारतीय क्रिकेटर। विराट कोहली को भी अभी शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। एमएस धोनी को इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि एमएस धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफीज जीती हैं। 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीता है,
T20 वाला वर्ल्ड कप भी जीता है और आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है वो भी जीती है। महेंद्र सिंह धोनी के टाइम पर आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप होती है वो शुरू नहीं हुई थी, नहीं तो वो उसको भी जीत डालते, है ना। तो यहां पर ये 11th जो है सही आंसर है। 11वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर बने हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों देखें, अगला प्रश्न क्या है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, आंसर है इसका दोस्तों 12 जून। ठीक है, 12 जून। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और दिख रही है। हाँ, ये जो अंतरराष्ट्रीय ये जो बाल श्रम दिवस मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी, ये आप यहां पे याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या कहता है? इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकल इको पार्क कहां बनाया जाएगा? ठीक है, कहां बनाया जाएगा? ई वेस्ट रिसाइकल इको पार्क। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आपका मोबाइल फोन, टीवी, वॉशिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है कबाड़ में हम जो फेंक देते हैं, उसका जो है उपचार करने के लिए एक इको पार्क बनाया जाएगा। कहां पर? इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है होलंबी कलां, दिल्ली। होलंबी कलां, दिल्ली, ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है देखें दोस्तों। एक जमीन है, जमीन के एक ऐसा हिस्सा है जिसको एक नाम दिया जाता है जुड़पी जंगल लैंड, यानी कि जुड़पी जंगल भूमि। पहली बात तो मुद्दा यह है कि ये जो जुड़पी जंगल भूमि है, ज्योग्राफी के नजरिए से प्रश्न है, ये किस राज्य में आता है? जुड़पी जंगल भूमि ये किस राज्य में आता है? तो पहली बात तो आपको बता दें कि जुड़पी जंगल भूमि ये महाराष्ट्र में आता है। इतनी बात क्लियर हो गई है ना, ये महाराष्ट्र में आता है। पहला प्रश्न तो आपसे अगर ये आया तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जुड़पी जंगल भूमि को निम्नलिखित में से कौन सी भूमि का दर्जा दिया है? वन भूमि, राजस्व भूमि, कृषि भूमि या औद्योगिक भूमि? जो सही आंसर है दोस्तों वो है वन भूमि का, यानी कि फॉरेस्ट लैंड का दर्जा दे दिया है जुड़पी भूमि, जो कि महाराष्ट्र में आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, ये एक और शानदार जानदार प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वो कौन सी अवधि है, वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसको हमने डेडिकेट किया है, समर्पित किया है किस चीज के लिए? रेत और धूल के तूफानों से निपटने के लिए। डेकेड ऑन कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। तो वो कौन सा 10 वर्ष हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित किया गया है रेत और धूल तूफानों से निपटने के लिए? क्या ये 20 से 30 है, या 21 से 31 है, या 25 से 34 है, या 26 से 35 है? मेरे ख्याल से विद्यार्थी इनमें तो नहीं जाएंगे, इन दो में जा सकते हैं। यहां पर जो सही विकल्प है वो है दोस्तों 25 से 34। इसी वर्ष से शुरू हुआ, 10 वर्ष तक चलेगा। ठीक, ये भी शानदार प्रश्न था। अंतिम प्रश्न जो आज का है, और यह भी ताबड़तोड़ है। ठीक है, कथन वाला प्रश्न है। जब भी कथन वाला प्रश्न आए तो दोस्तों हमको क्या याद रखना है? पहले यह देख लो कि वो कौन सा कथन पूछ रहा है, सही वाला या गलत वाला। अब इसमें पहला कथन क्या है कि एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जब ऊपर से अगर कोई अटैक होता है तो हम नीचे से मिसाइल फेंक सकते हैं ना, तो एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम क्या है? S-400 सुदर्शन चक्र, है ना। तो पहले तो आपसे वो एक कथन आपको बोलता है कि ये जो S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के अटैक को खत्म करता है, नीचे से मिसाइल फेंकता है, S-400 सिस्टम जो है फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। ये पहला प्रश्न, पहला कथन। इस सिस्टम को इंडिया ने खरीदा है और इंडिया इसे सुदर्शन चक्र का नाम देती है। मतलब ओरिजिनल नाम है S-400, जिसने बनाया है उसने S-400 नाम दिया है, लेकिन इंडिया ने उसमें सुदर्शन चक्र शब्द भी जोड़ दिया है कि ऊपर से कुछ भी आए तो हम यहां से सुदर्शन चक्र भेजें और सारी चीजें खत्म हो जाएं। ये जो S-400 सिस्टम है, इसकी जो अधिकतम मारक क्षमता है, जो इसकी मैक्सिमम रेंज है, वो 600 किलोमीटर तक मार सकता है। बहुत बढ़िया।
तो दोस्तों ये सारे कथन तो सही नहीं है। कथन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 3 भी सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि जो S-400 सिस्टम है ये तब चर्चा में आया था जब भारत पाकिस्तान संघर्ष हो रहा था। और S-400 सिस्टम दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रांस के द्वारा नहीं बनाया गया है। S-400 सिस्टम बनाया गया है रूस के द्वारा। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, तो यानी कि 2 और 3 ओनली। तो यहां पर ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एमपीपीएससी के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, वो आपको लगातार निरंतर पसंद आ रहे होंगे। और यह सिलसिला जो हमारे 1000 प्रश्न का है वो यूं ही चलता रहेगा। मुलाकात करूंगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और चैंपियन स्क्वायर के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, लुटाते रहिए, और हम भी अपना काम बखूबी करने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।